नमस्कार दोस्तों, सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। सभी को फटाफट से जुड़ जाइए। आज का ये 7वां पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था दोस्तों 2019 में फरवरी में, उसी का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जो आपके प्रश्न पूछे गए थे RSMS में पिछले सालों में 5 सालों के पेपर, पूरे पेपर में आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। यदि आपने पहले के 6 पेपर नहीं देखे हैं, देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। रोज़ाना शाम को 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई। अब शुरू कर दूं, वीडियो को आप शेयर कर दो। आज का पहला प्रश्न है हमारा। कल क्लास नहीं हुई थी, इसके लिए सॉरी, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया मित्रों? सही आंसर है इसका 1856, 1856 सही आंसर है। अगला प्रश्न डिटेल भी बताऊंगा। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया मित्रों? सही आंसर राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की थी राम नारायण चौधरी ने 1921 में दोस्तों। कब? 1921 में सॉरी। बेगू ठिकाने का जागीरदार अनूप सिंह ने किसानों समझौतों के क्या किया? अनूप सिंह ने किसानों से क्या किया? समझौता किया, लेकिन मारवाड़ रियासत ने उसी समझौते को मानने से इनकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौता कहा। अनूप सिंह के स्थान पर लाला अमृतलाल को बेगू का प्रशासन सौंपा गया। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए। प्रश्न क्या है? भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सभी को पता होगा इसका सही आंसर गुरु गोविंद गिरी। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद गिरी ने बिलों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से भगत आंदोलन चलाया। कब चलाया? और दोस्तों चलाया था ये, उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक और काम किया। 1883 में संप सभा की जो है स्थापना की। आंदोलन के प्रतीक त्रिशूल और धूणी थे, यानी कि गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाए थे उनके प्रतीक क्या थे? त्रिशूल और धूणी था। संप सभा का 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर सम्मेलन चल रहा था। उसी समय क्या हुआ? जिस पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों वीर शहीद हुए। उस घटना को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है मित्रों। और वहाँ पर प्रति वर्ष जो है मेला लगता है मित्रों। ठीक है, आ गई बात समझ में सभी विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न मित्रों प्रश्न है आपका। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ये प्रश्न मैंने एक दिन पहले भी करवा दिया है। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। अभी जो मैंने पेपर कराया है उनमें से भी रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, धौलपुर सही आंसर होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियां द्वारा बूंदी गई, वह किस जिले की थी? ये प्रश्न भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करवाया था। आपने सुना होगा तो, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो। यानी कि हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं मित्रों। कालीबाई सभी को पता है दोस्तों। इस प्रश्न का डूंगरपुर से संबंधित थी दोस्तों। डूंगरपुर के रास्ता पाल में मई 1947 को कालीबाई को अपने अध्यापक नाना भाई खाट सेंधा भाई को मुक्त कराने के प्रयास में पुलिस की गोलियों से भून दिया गया। इस घटना को रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है और एक प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ये भी राजस्थान JN का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 6 तारीख को, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आपने एग्ज़ाम दिया होगा, सिविल का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम में आया था मित्रों। सही आंसर होता है इसका अंजना देवी। आया था या नहीं आया था दोस्तों? आया था ना। अंजना देवी चौधरी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने 1939 सीकर में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा यह स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी दोस्तों।
अगला प्रश्न है मित्रों, वीर सतसाई बलवद विलास और राम रज्जाट के लेखक है। कौन है मित्रों? वीर सतसाई बलवद विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? इसका जवाब होता है सभी स्टूडेंटों का सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे दोस्तों? सभी को पता होगा, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार कवि थे। इन्होंने वीर सतसाई, वंश भास्कर, बलवद विलास, राम रंजाट आदि ग्रंथों की क्या की रचनाएं की। किसने? सूर्यमल मिश्रण। कहाँ के थे दोस्तों? बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार थे, दरबार कवि या दरबारी कवि। अगला प्रश्न, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है। फटाफट कमेंट करो और आप इस वीडियो को अंत तक देखना है मित्रों। बीच में बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ के चले जाते हैं, इससे क्या होता है, आपका नुकसान होगा दोस्तों। ये पिछले सालों के पेपर है, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे आपके। कोटारी, कोटारी सही आंसर है। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, सभी के लिए जरूरी है। तो आप बता दूं मैं आपको, बागोर भीलवाड़ा जिले में कोटारी नदी पर स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय म्यूजियम कहा जाता है मित्रों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए, मेनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? इसका राइट आंसर होता है पृथ्वीराज सेकंड। कौन सा? पृथ्वीराज सेकंड सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? गटियाला अभिलेख। कौन सा? गटियाला अभिलेख। गटियाला शिलालेख को जोधपुर प्रतिहार नरेश ककाकूक ने वर्णित कराया था दोस्तों। इसमें मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। याद रखने वाली बात यही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? सभी को पता है इस प्रश्न का। सही आंसर है रणथंभौर के राव सुरजन हाडा ने। ठीक है मित्रों, बात आ गई समझ में। अगला प्रश्न, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? बताइएगा दोस्तों। 5 मंजिल का नाम हवा महल है, सभी को पता है। पहली मंजिल का नाम बताओ। तो क्या है? प्रताप मंदिर। 1799 में सवाई प्रताप ने अपनी रानियों को शहर का दृश्य दिखाने के लिए लाल चंद की देखरेख में 5 मंजिल हवा महल का निर्माण करवाया, जिसमें खिड़की और दरवाजे की संख्या कितनी है? 953 है दोस्तों। और ये जो क्या महल है, हवा महल है, किसको समर्पित है? श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, सुमेलित करने वाला बताइएगा मित्रों। ठीक है, मैंने 9 बजे वाली क्लास में कल ये प्रश्न करवाया था, सभी को बताओ तो। करवाया था ना 9 बजे वाली क्लास में, जो टेस्ट लेता हूँ मैं आपका। जसनाती सभी को पता है। कतरियासर बीकानेर में, शीतला माता चाकसू जयपुर में, जाम्बोजी। ठीक है, क्या हो जाएगा मित्रों? मुकाम नोखा। क्या हो जाएगा? जाम्बोजी मुकाम नोखा। जीर्ण माता रेवासा सीकर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है मित्रों? सही आंसर बताओ। नाथ द्वारा राज संबंध में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, याद कर लीजिए, रट लीजिएगा इन्हें। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस खाल की रचना की? सही आंसर है तुर्रा कलंकी खाल। तुर्रा कलंकी ख्याल एकदम सही आंसर है मित्रों आपका। तुर्रा कलंकी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तुकनगीर और शाह अली थे। ये ख्याल राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय हमीद
बेग तथा हुंड सिंह को है। उससे उसके ख्याल के मंच को शीश महल शैली का नाच गीत को गम्मत कहते हैं। उसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं। दोस्तों याद रख लेना, स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा की जाती है। उस ख्याल में चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? चंग वाद्य यंत्र का। तो ये जो बातें जो मैंने बोली आपसे, ये आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप इसे शेयर कर दो, और एक बार में आप समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करो। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? बताइएगा, निम्न में से कौन एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना। एकलिंगनाथ जी का मंदिर क्या माउंट आबू में, सूर्य मंदिर उदयपुर में, देलवाड़ा का मंदिर ओसिया में, करणी माता का देशनोक में। तो इसका एकदम सही आंसर है करणी माता का देशनोक बीकानेर में है। इसके अलावा और सब गलत हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? सभी को पता है, कैलाशपुरी गांव में है दोस्तों, कैलाशपुरी में। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर झालावाड़ में है। देलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सिरोही में है। तो ये बातें आप सभी को पता है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में अजमेर विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? सभी को पता है तो फटाफट से बताओ। इसका आंसर है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ और राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। अगला प्रश्न 18वां, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो सभी को पता है, यह प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जय दयाल, और एक मुस्लिम भी था, उनका नाम था मेहराब खां। कोटा राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके सामने आया। यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को जय दयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने क्या किया? महाराजा को नज़रबंद कर दिया, मतलब छुपा दिया, ठीक है। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन एवं कॉम्पटन की हत्या कर दी गई। रॉबर्टसन ने नेतृत्व में आई कांग्रेस सेना कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाया। यहाँ अंग्रेजों की सहायता के लिए करौली के शासक मदन पाल ने अपनी सेना भेजी इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, चलिए प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस गढ़ को दारादार गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो दारादार गढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? चौमुहागढ़ को। चौमुहागढ़ को, चौमू के किले को रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़, दारादारगढ़, सामंती दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। उस दुर्ग का निर्माण, यानी कि इस दुर्ग का निर्माण 1599 में ठाकुर करण सिंह ने करवाया। किसने करवाया था दोस्तों? ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1599 में। चांद बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा। जो दोस्तों दौसा के हैं वो सभी कमेंट करके बता दो कौन कौन है दौसा से। दौसा में कहाँ पर है दोस्तों? आबानेरी दौसा में है दोस्तों। आबानेरी, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। इसका निर्माण राजा चंद्र ने करवाया था। किसने? राजा चंद्र ने करवाया था मित्रों, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान के, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है संत पीपाजी। गागरोन के खींची शासक प्रताप सिंह राजपाट छोड़कर, इनका नाम क्या था दोस्तों? प्रताप सिंह, ठीक है, छोड़कर रामानंद के शिष्य बन गए और संत पीपा को अपना इष्ट देव मानता है। संत पीपा की छतरी गागरोन में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, जिसे स्थानीय लोग सामेल जी कहते हैं। सामेल जी कहते हैं। इनकी गुफा टोडा गांव टोंक में है तथा इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? ये बात भी सभी को पता होगी। गांव गांव केजड़ी, गांव गांव गोगा, ठीक है,
ये बात याद रख लेना। गोगा जी के पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बादशल था। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। इनके बोपा नायक जाति के होते हैं। गोगा जी में इनका गोगा मेड़ी में इनका क्या है, मंदिर है जिसे दुर्मेड़ी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर दर पड़ा था। इसके अलावा ये मंदिर मकबरा शैली में स्थित है जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इसका ध्यान सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाया जाता है। इनका दान जो होता है दोस्तों, दान वो क्या है, यानी कि दान का मतलब होता है चबूतरा। सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाया जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया जिसने गोगा जी को जार पीर की उपाधि दी। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से संत थे जो महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो वह है संत गोगा जी। अगला प्रश्न, कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया? कुदरत सिंह, याद रखना सही आंसर है मीनाकारी कला। कुदरत सिंह ने मीनाकारी कला में महारत प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें 1965 में भारत सरकार द्वारा मास्टर क्राफ्ट प्रसन्न के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1988 में उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात थी, वो मैंने बताई है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? बताइएगा। इसका जवाब है जयपुर के। मोहम्मद शाह साहिब राम जयपुर चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। ये जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। सवाई जयसिंह के समय उस शैली का स्वतंत्र विकास हुआ तथा सवाई प्रताप का काल उस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ईश्वरीय सिंह के समय साहिब राम ने राजाओं के आदमकद चित्र बनाए जो आज भी चंद्रमहल के सभागार में लगे हुए हैं। दोस्तों आप फटाफट से आंसर देते रहिएगा। दोस्तों मेरा सिर दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट मिले। ठीक है, आपको पिछले सालों के पेपर बहुत सारे नहीं करवाते हैं। मैं आपको पूरी जो है कोशिश कर रहा हूं कि आपको सटीक जानकारी मिले, आपको अच्छे से पढ़ाऊं मैं, ताकि आप सभी नौकरी लग पाएँ। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएँ अधिकतर किस भाषा में है? अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ढूंढाड़ी में। किसमें? ढूंढाड़ी में दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान ऊंट का वैज्ञानिक, यानी कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। क्या हो जाएगा? कैमेलस डोमेडेरियस नाम हो जाएगा। 2014 में ऊंट को चिंकारा के साथ राज्य पशु बनाया गया। राजस्थान में देश के 70% ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है दोस्तों। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोहड़बीड़ में है दोस्तों। कहाँ है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है? किस योजना का है? तो वह है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है। कहाँ पर है? ये है दोस्तों डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में है। इस परियोजना का जलीय स्रोत सोम नदी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? इसका जवाब होता है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। यह हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों के लिए जल का स्रोत है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो वह है NH89। NH89 अजमेर नागौर बीकानेर 3 जिलों से गुजरता है। राज्य में इनकी लंबाई कितनी है? 278 किलोमीटर। 278 किलोमीटर है मित्रों। ये NH अजमेर और बीकानेर शहरों को जोड़ता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? इसका सही जवाब दीजिएगा मित्रों। सही जवाब है फेल्सपार। क्या हो जाएगा? फेल्सपार आपका सही, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सटीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मित्रों? इसका जवाब है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर में और बाकासर बाड़मेर तक है मित्रों। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे देता हूँ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल सीमा, पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के साथ भारत के जो है 4 राज्य सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर कितनी? 2016 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 2016 किलोमीटर, पंजाब 514 किलोमीटर, राजस्थान 1070 किलोमीटर, गुजरात 570 किलोमीटर। राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है। गंगानगर जिसके साथ कितना लगता है? 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर सबसे सर्वाधिक 464 और बीकानेर सबसे कम 168, बाड़मेर 228 और हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाणासर बाड़मेर तक है। ये मैंने आपको बता दिया है, याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। मैं आपको अक्षांश ये भी बताऊंगा, आप देशांतरीय आप बताओ। देशांतरीय विस्तार पूर्व है दोस्तों, पूर्व चीज याद रखना ये जरूरी है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व याद रख लेना। कभी कभी क्या है दोस्तों, कन्फ्यूजन करने के लिए ये देखो पूर्व से पश्चिम में आ रहा है, दोनों में पूर्व पूर्व आएगा, ये चीज़ याद रखना। 78 डिग्री 17 मिनट तक होता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना हूँ, आपको अक्षांशीय भी बता देता हूँ दोस्तों। अक्षांशीय याद रख लेना कितनी होती है? अक्षांशीय विस्तार होता है 23 डिग्री 03 मिनट या फिर 3 मिनट, ठीक है। उत्तरी याद रखना, उत्तरी बोल रहा हूँ मैं, उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट, क्या उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी आएगा तो उत्तरी आएगा और पूर्वी आता है पूर्वी आता है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, याद रखा करो। अगला प्रश्न है आपका शेर पर्वत। शेर पर्वत की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत की ऊंचाई 1597 मीटर है। गुरु शिखर के बाद ये दूसरी है। गुरु शिखर सिरोही में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई क्या है? ऊंचाई कितनी है? 1722 है और झंडे की भी काउंट कर ले तो 1727 है। शेर सिरोही अरावली की दूसरी सबसे चोटी है, बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, राजस्थान के निम्न में जिलों में से कौन से जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो अरावली पहाड़ी का विस्तार कहाँ नहीं है? जालौर में नहीं है। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर में तो है। अगला प्रश्न है आपका, फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? तो फुलवारी की नाल जो है उदयपुर में है। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो 2 और के स्थानों को जोड़ता है दर्रा या नाल कहलाता है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, डेबर नाल उदयपुर में स्थित है। तो ये याद रख लेना, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, डेबर नाल, सारी नाल कहाँ है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? नागपानी, अरावली, दर्रा। इसके अलावा गग्गर नदी मृत नदी के नाम से, बोराट पटार, बोराट क्या है? पटार है। शेर क्या है? अरावली की चोटी है। ये सभी सही है, जबकि नागपानी एक क्या है? ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंचीकरण वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये बार बार में पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 38.56 आरक्षित, ये आरक्षित है, ठीक है। चलो दूसरी वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें भी पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है शेरगढ़ वन्यजीव? बताइएगा मित्रों। सही जवाब इसका बारां। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के बारां में है। इस अभ्यारण्य को सर्पों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों के हरे सोने के रूप में बांस को जाना जाता है। बांस एक प्रकार की घास होती है जो कि सबसे लंबी घास है दोस्तों। सर्वाधिक इसका उत्पादन जो होता है वह बसे बांसवाड़ा में होता है। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित कौन सा है? नाइट्रेट। जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होने पर रक्त में हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सी परिवर्तन की क्षमता को कर देता है, जिससे शोषण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती, जिससे बच्चों के होठ शरीर रंग पीला पड़ने लगता है। इसे क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि होता है नाइट्रेट के कारण। अगला प्रश्न, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 61-40। सभी को पता होगा ये प्रश्न, तो सभी को एकदम पता है, बिल्कुल। 12 जिले विस्तृत हैं मित्रों यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डीवाड़ा नहीं है, जिसके अलावा अलवर, साबी, रूपारेल, करौली, जग्गर, गंभीरी, उदयपुर, बनास, बेड़च एकदम सही है। जबकि यहाँ पर बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, निकलती है और जयपुर, दौसा, भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। मोरेल नदी भी जयपुर से निकलती है, जो बनास की सहायक नदी है। इन दोनों नदियों का डूंगरपुर जिले से किस प्रकार का संबंध भी नहीं है। अगला प्रश्न, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? सही आंसर है AW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर आर्द्र अति आर्द्र जलवायु स्थित है, जिसे AW से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? इसका जवाब हो जाएगा जैसलमेर। तो दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर, एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसको नहीं पता हो। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका जवाब है एरिडोसॉल्स एवं एंटीसॉल्स। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो कामधेनु नदी जो है MP से निकल कर के आती है, उसे चंबल नदी है दोस्तों। चंबल नदी के बारे में कुछ जानकारी मैं बता देता हूँ। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियाँ MP से होता है, इंदौर जिले से। यह राजस्थान में चित्तौड़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। यह राज्य के चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए इटावा UP में यमुना नदी में मिल जाती है। बनास, काली सिंध, पार्वती, सीप इसकी सहायक नदियाँ है। चंबल नदी को चरमवती, ये पूछा गया था पहले क्वेश्चन दोस्तों। कामधेनु 12मासी नदियों के नाम से जाना जाता है। उस नदी पर मैंने कि चंबल नदी पर 3 बांध जो है राजस्थान में है, 1 बांध MP में है। तो MP में है दोस्तों गांधी सागर, राजस्थान में है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। और ये जहाँ से प्रवाहित होती है, जहाँ से उद्गम होता है, उस तरफ से बांध देखे जाएँ तो पहला बांध है गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ठीक है। चंबल नदी पर ही राज्य का सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह है भैंसरोडगढ़ स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों, अब तो मेरा गला ही दर्द करने लग गया मित्रों, थोड़ी तबीयत ऐसी थी ना, इसलिए अभी सर्दी का माहौल है, फिर आप जानते हो, फिर भी मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ, आप बने रहिएगा मित्रों। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है श्री गंगानगर। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पादप है। गन्ना उत्तर भारत में भारत का ब्राज़ील के बाद खाद्य विश्व में
खाद्य विश्व में द्वितीय स्थान पर है। राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला गंगानगर है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिले भी गन्ना का उत्पादन करते हैं। और आशा करता हूँ आपको मैंने जो ये क्लास दी है आज की, ये आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा। रोज़ाना 6 बजे क्लास होती है, शाम को 9 बजे क्लास होती है। रोज़ाना आया करो मित्रों। धन्यवाद सभी स्टूडेंटों को।